देश की राजधानी दिल्ली ने अपने अगले 5 वर्ष का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया है। अब इंतजार 8 फरवरी का है जब ईवीएम खुलेगी, नतीजे आएंगे और देश को पता चलेगा कि दिल्ली पर कौन शासन करेगा। दिल्ली वालों ने तो अपना काम कर दिया। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि 70 सीटों में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, कितनी सीटों से कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ेगा और दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी क्या सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर सत्ता से बाहर हो जाएगी। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम कोई एग्जिट पोल नहीं बता रहे हैं, सर्वे करने वाली किसी एजेंसी या फिर किसी राजनीतिक दल का अनुमान भी नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम वो आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं जो पिछले लगभग 1.5 महीने की चुनावी कवरेज के दौरान हमने समझा है। सबसे पहले बात नई दिल्ली विधानसभा सीट की करते हैं, जो हर बार की तरह इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 पूर्व सीएम के बेटे और 1 पूर्व सीएम की सीधी टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी परवेश वर्मा ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनके लिए प्रचार किया। दिल्ली वालों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की। परवेश वर्मा अपने एनजीओ से पहले से लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। वहीं नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को उनकी मां और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कामों का लाभ हो सकता है। बातचीत के दौरान हमें समझ आया कि लोग अभी भी शीला दीक्षित के कामों को भूले नहीं हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल को 61% वोट मिले थे, लेकिन प्रतीत होता है कि इस बार केजरीवाल की सीट फंस गई है। नई दिल्ली की सीट को सीट ऑफ पावर कहा जाता है। ऐसे में अगर केजरीवाल यहां से हारते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल और परवेश के बीच कड़ी टक्कर है। अब जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। इस सीट से इस बार केजरीवाल के खास और उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। पटपरगंज सीट छोड़कर सिसोदिया यहां आए हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि उनकी हालत न घर के रहे न घाट के वाली हो गई है। भाजपा ने यहां से तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया है। लोगों का कहना है कि मारवा ने विधायक न होते हुए भी लोगों के लिए काम किया। वे 24/7 जनता के लिए उपलब्ध दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को मारवा उनके नाम से जानते हैं। सिसोदिया को यहाँ बाहरी माना जा रहा है। जंगपुरा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर के बीच हमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। हमने कच्ची बस्ती से लेकर पौष इलाकों तक में लोगों से बात की, जिनका कहना है कि हमें हमारे बीच रहने वाला विधायक चाहिए। ऐसे में कह सकते हैं कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया का हारना लगभग तय है। मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ पटपरगंज सीट को भी समझ लेते हैं। सिसोदिया के यहां से भागने के बाद केजरीवाल ने मैदान में अवध ओझा को उतारा। अवध ओझा शिक्षक है और शायद लोग उन्हें शिक्षक के तौर पर ही देखना चाहते हैं, विधायक के तौर पर नहीं। कहने का अर्थ यह है कि जो स्थिति सिसोदिया की जंगपुरा में है, वही स्थिति ओझा की पटपरगंज में है। यही कारण है कि पटपरगंज में ओझा का चुनावी प्रचार भी बहुत हल्का दिखाई दिया। पटपरगंज में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे थे, तब तक बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। इसके बाद यहां के मतदाताओं का कहना था कि उन्हें रविंद्र नेगी चाहिए। बाद में रविंद्र नेगी को ही भाजपा ने टिकट भी दिया। क्या आप लोगों के हिसाब से इस बार थोड़ा माहौल अलग लग रहा है? सिसोदिया जी चले गए हैं, अवध ओझा आए हैं। हाँ जी, सिसोदिया चले गए, माहौल अलग ही है। अभी यहाँ रवि नेगी जी आएंगे। हाँ जी, तो अभी तो अब बीजेपी ने इस सीट के लिए अनाउंसमेंट किया ही नहीं है। वो टिकट मिल जाएगा, जो भी आएगा यहाँ से बीजेपी जीतेगी। इस सीट पर उत्तराखंड के मतदाताओं की संख्या अधिक है। रविंद्र नेगी भी उत्तराखंड के कुमाऊं से हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ रविंद्र नेगी जीत सकते हैं। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि कड़ी टक्कर है, क्योंकि ग्राउंड पर हमें प्रतीत हुआ कि यहाँ एक तरफा वोटिंग हो सकती है। कांग्रेस ने यहां से चौधरी अनिल कुमार को उतारा है, लेकिन दूसरी सीटों की तरह यहां भी कांग्रेस के पक्ष में कोई बड़ा माहौल दिखाई नहीं दिया। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस यहां दूसरी नंबर पर आ सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सिसोदिया कुछ हजार वोटों से ही रविंद्र नेगी से जीत पाए थे। रविंद्र नेगी के पक्ष में माहौल इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि उत्तराखंड के बाद यहाँ बड़ी संख्या में पूर्वांचल के मतदाता हैं और इस बार पूर्वांचल के वोटर्स आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। पटपरगंज के बाद अब कालकाजी सीट की बात करते हैं। कालकाजी से वर्तमान में खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी उन्हें ही टिकट दिया है, लेकिन उनका गला तब सूख गया जब भाजपा ने कालकाजी से दिल्ली भाजपा के बड़े नेता रमेश विधूड़ी को उतार दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने यहां से अलका लांबा को टिकट दिया है। रिपोर्टिंग के दौरान यहां की झुग्गियों में तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत मिले, लेकिन पौष इलाकों और कॉलोनीज में वोटर्स गुस्से में थे। इस सीट से पिछली बार आतिशी ने 52.28% वोट लेकर जीत दर्ज की थी।
लोगों के आरोप है कि आतिशी जीतने के बाद कालका जी को भूल गई। ऐसे में कह सकते हैं कि कालका जी सीट पर भी कड़ी टक्कर है। झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स के साथ साथ पंजाबी वोटर्स का रुख यहां निर्णायक भूमिका निभाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 8 सीटें जीती थी। उन 8 सीटों में से एक करावल नगर की थी। करावल नगर को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा ने इस बार यहां से हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाले कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। यहां करीब 30% मुस्लिम मतदाता है तो 60% से ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटरों के हाथ में जीत की चाबी है। कपिल मिश्रा का मुकाबला यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज त्यागी और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर पीके मिश्रा से है। मतलब 2 ब्राह्मण चेहरे आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों की अव्यवस्था और ग्राउंड पर कांग्रेस का एक्टिव न होना भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। ग्राउंड पर मिले इनपुट के आधार पर हमारा अनुमान है कि करावल नगर में भाजपा 1 से 1.5 लाख तक के अंतर से जीत सकती है। दोस्तों, दिल्ली चुनाव की ग्राउंड कवरेज के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यही समझ में आई कि पूरा चुनाव पानी, सड़क, कूड़ा, नालियों जैसी बुनियादी सुविधाओं के इर्द गिर्द घूमा है। हम जिस भी इलाके में गए, लोगों को आने वाली सरकार से सड़क, सफाई और शुद्ध पानी चाहिए। इसके अलावा स्लम और पूर्वांचली इलाकों में भी इस बार भाजपा बेहतर करती नजर आ रही है। इस आधार पर हमारा अनुमान है कि भाजपा की सीटें 40 से 50 के बीच में रह सकती हैं। याद रखिए, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार, लोगों से बातचीत के आधार पर ये मेरा निजी अनुमान है। हो सकता है कि आंकड़े इससे बिल्कुल अलग हो। हम दावा नहीं करते कि ये सही ही होंगे, लेकिन हमारा अनुमान यही कहता है कि इस बार दिल्ली में सरकार बदलने जा रही है। लेकिन वास्तव में क्या परिणाम आएगा, इसके लिए हमें 8 फरवरी की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका क्या अनुमान है। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर ले। जय हिंद।